पप्पी साहब, आप क्या देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ना है और बहुत बड़ी हमारे एक एजुकेटेड यूथ है जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो जिस हम ज़रा नम का जिक्र कर रहे हैं वो ज़रा नम चाहिए, वो ज़रा नम करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? मलिक साहब, मैं आज मतलब तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली पीटीआई के रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी के नाते ना थोड़ा बात करना चाहूँगा ताकि आपको आस्पेक्ट क्लियर हो। पाकिस्तान ऐसा मुल्क था जो किसी भी ज़बान पे, किसी कौमियत की बुनियाद पे नहीं, एक मज़हब के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे बना था। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं 50 साल का होने वाला हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें दुआ है और ये मुल्क हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा मारते मारते हर पाकिस्तानी जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, हमारे नारे ख़त्म होते। लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी ने जिस जिसका इस मुल्क के ऊपर दाग लगा है, जिस जिसका यहाँ पे कोई ना कोई दाग लगा है, उसने इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ख़त्म करने में कोई वार खता नहीं होने दिया। क्या आज जिस जिसका हिसाब लगा है उसने अपना यहाँ खाता पूरा चुकाया है, क्योंकि मुल्क ख़त्म नहीं हो सकता। उसको ये पता था कि बस, और आप पूरी दुनिया में देख लें कि ये लोग कहते हैं कि जी अगर सबसे आसान ज़िंदगी रहने के हवाले से, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और अमुरा के लिए पाकिस्तान एक जन्नत है। ना टैक्सेशन का डर है, ना लॉ एंड ऑर्डर का डर है, कानून आपके हाथ, पैसा आपके पास हो तो आप जी सकते हैं। हकीकत यह है कि इस पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू था वो आइन और कानून की बालादस्ती थी। मैं नेगेटिव टर्म नहीं यूज़ करना चाहता, मैं किसी भी प्रोग्राम को ना पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन इस मुल्क में नहीं है तो आइन और कानून की बालादस्ती तो नहीं है। हर चीज़ ऐसे चल रही है कि कोई चीज़ कोई अपने फ्रेम में नहीं है। हम सियासतदान अपने फ्रेम में नहीं होते, हम चीज़ों को ऐसे लेके जा रहे होते हैं। आप अदलिया को देख लें, किसी भी इदारे को देख लें, हर बंदा अपने फ्रेम से बाहर निकलता है और एक्सरसाइज करता है। मुल्क में जमहूरियत ही नहीं थी, बाकी सब कुछ था। पिछले 70 साल में, एक 1960 और 70 की दहाई में जब मैं अयूब खान की वीडियोस देखता हूं जब वो अमेरिका जा रहा था, तो मैं यकीन देना गूज बम्स आते हैं कि यार क्या मेरा मुल्क था, क्या नाम होता था। 80-90 की दहाई में, इवन के 2000 के शुरू में हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी। दुनिया के 100 ममालिक में हम सब पासपोर्ट पर जाया करते थे। आज शायद कीनिया और 2-4 ममालिक के अलावा हमें सब पासपोर्ट अंदर को जाने को नहीं देता। सो हम कहाँ से इस मुल्क को किधर लेके आए? एक मुआवजे की ज़रूरत है, हर किसी को मुआवजे की ज़रूरत है, आपको, मुझे, तारिक फजल चौधरी साहब को और तमाम उन 25 करोड़ लोगों को। इस मुल्क को कहाँ खड़ा कर दिया, और उस पर ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम हम वो लोग हैं जो इस मुल्क पे किसी न किसी तौर पे हुक्मरानी करते रह गए। हमने अपने छोटे कॉज के लिए इस मुल्क को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने कैरेक्टर्स पे, अपने प्रिंसिपल्स पे, अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, और वो हल्की सी उस ताकत के लिए, उस ताकत के नशे को पाने के लिए हमने बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को कुर्बान किया। कई एज मैं पार्लियामेंटेरियन एज बात करूँ, एज अ सेनेटर, पिछले 5 साल में मैंने क्या खोया पाया? कितनी लेजिस्लेशन थी जो मैं लेके आया, जो मेरी मिल्क को कौम की आवाम के लिए थी? शायद कुछ भी नहीं। और कितनी लेजिस्लेशन मेरे सामने ऐसी आई जिसका आवाम की फलाह से ताल्लुक नहीं था, किसी ना किसी हवाले से इस मुल्क में एक ताकत के निज़ाम को और ताकतवर करने के लिए लाया गया। सो हर बंदे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की जाए, हम सब शर्मिंदा होंगे, और यकीन करिए अल्फाज भी नहीं होंगे। मैं यहाँ बैठ के 100 कह सकता हूँ जी मैं बहुत ज़बरदस्त, मैं तारिक फजल चौधरी साहब, आप सब अगर हम मुआवजा करें और अपने आप से पूछें हमने मुल्क के लिए क्या किया, आई थिंक हमने कुछ भी नहीं किया। हम अपनी औलाद के लिए, अपने लिए जीते रह गए, और जब इस मुल्क की बारी आई तो हमने पहलू तही का अख्तियार किया। आई गेस कल एक ऐसा दिन है जिसमें कम अज़ कम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो नहीं, एक 14 अगस्त की रेजोल्यूशन लाई जा सकती है कि सोचें क्या मुल्क ऐसे और चल सकता है? क्या जो मैं बलूचिस्तान के हवाले से मेरे दिल में जो खौफ है, अल्लाह ना करे क्या ऐसा ना हो जाए, क्या केपी के हवाले से कुछ गलत ना हो जाए। सो एट टाइम्स वी हैव टू बिकम अ नेशन। लेकिन हम तो छोटे छोटे गिरोह हैं, छोटी सियासी जमातें हैं, छोटी जबानों के ऊपर, छोटी कौमों के ऊपर हम ऐसा बेस्ड करके मुल्क बना चुके हैं कि अब उस तफरीक को शायद ज्वाइन करना, मुझे तो ख्वाब लगता है कि कभी अब कौम भी बन जाएंगे। हम ग्रोह बनते जा रहे हैं, कौम का जो ख्वाब था वो तो मेरे ख्याल कायद आज़म का कब का खत्म हो चुका। सो किताबों में तो चीज़ें बाकी है, प्रैक्टिकलिटी में शायद ये चीज़ बचती शायद एक ही शर्त है, वो मैं बहुत दफ़ा पहले भी कहा, डॉक्टर तारिक साहब से भी पूछता हूँ, फिर आप भी उसका जवाब दीजिएगा। बप्पी साहब, ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको समझने में कोई बहुत दुश्वारी नहीं है, सिर्फ हम उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं। मुतालिया पाकिस्तान बच्चों को रटाते हैं तारीखें, किस डेट को कौन सा इवेंट हुआ था। मुतालिया पाकिस्तान में ये नहीं बताते कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये फ़लसफ़ा दिया था, ये उनकी थॉट ये थी, फ़िक्र ये थी कायद आज़म की और अल्लामा इकबाल की। अगर वो फ़िक्र पढ़ा देंगे तो पूरा पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा। मलिक साहब माजर के साथ शायद अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप किसी को किताब पढ़ाएं और वो उससे मुतासर हो जाए। अब तो प्रैक्टिकलिटी का दौर है, एंड वेरी फ्रैंकली अब बहुत दूर जा चुके हैं। वो सफ़र जो आज से 70 साल पहले करना था, अब वो 70 साल के बाद शायद अगर आप इस वक्त कौम को नर्सरी की क्लास से दोबारा वो सबक पढ़ाएं, अब शायद लेट हो चुका है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ।
अगर मैं इस्लामाबाद जाता हूँ या लाहौर जाता हूँ, वहाँ मैं तरक्की देखता हूँ कि जनाब अंडर ओवर पासेस बन रहे हैं, ब्रिजेस अंडर पासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रही हैं, नहर के ऊपर जनाब वो सड़कें। जब मैं मुल्तान वापस आता हूँ तो मैं अपनी यहाँ पे सड़कें टूटी तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। जब यहाँ पे कोई बलोची या कोई खैबर पख्तूनख्वा का यहाँ पे होगा लोग और वो यहाँ से देख के पेशावर या कोटा जाएगा तो उसको थोड़ी सी हार्ट बर्निंग होगी। फिर वहाँ से वो खुशदार जाएगा, फिर वहाँ से वो अगर तुरबत या अपना कच्छ में या मंद चला जाएगा, केच चला जाएगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। Somehow we have forgot to believe कि इस मुल्क की 4 इकाइयाँ थी, उन चारों ने बराबरी की बुनियाद पे मूव करना था, वो पेस हम ख़त्म कर गए। सो इस्लामाबाद और लाहौर की मूवमेंट और है, कराची की और मुल्तान और फैसलाबाद की मूवमेंट और हो गई, पेशावर और कोयटा की मूवमेंट और हो गई। जब चारों इकाइयाँ थोड़ा पीछे पीछे चलती गई, अब वो सफ़र थोड़ा डिले हो चुका है। मैं आज आपकी बात से एग्री कर जाता हूँ कि ठीक है, मलिक साहब अब कह रहे हैं हमें इलामा इकबाल और कायद आज़म के तमाम उन चीज़ को सबक पढ़ना चाहिए, बट अब वो हार्ट बर्निंग बहुत दूर जा चुकी है। कई हज़ारों लोग, कई लाखों लोग शायद इस गुर्बत और इस तफरीक का शायद खमियाजा भुगत चुके होंगे, भूख की शक्ल में, मौत की शक्ल में, किसी घर वाले की किसी तकलीफ की शक्ल में, कहीं तालीम, कहीं अखवानी किसी और की शक्ल में। अब उस हार्ट बर्निंग को ख़त्म करने के लिए कोई ड्रेस्टिक काम करना पड़ेगा। अब वो जो कहते हैं ना कि अब हल्की फुल्की पिंच और सॉल्ट वाले से काम शायद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा ना कि करप्शन बाकी ममालिक में भी होती है, छोटी सी होती होगी कि हल्की फुल्की हो जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज, लेकिन हल आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो हमारे यही जो बड़े कह गए हैं ना, उलामा इकबाल ही ने कहा था ना कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये उलामा इकबाल ने बोला था ना, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। एक अर्ज करूं सर, चीजें सारी अंदर डाली हुई हैं। वो ताबखा के काशगर भी जाना था तो हमने कर लिया मुआहदा, लेकिन मुल्क के अंदर भी ये चीजें यूनिटी वाली, इकट्ठा करने वाली, 25 करोड़ लोगों को जोड़ने वाली, वो हमें उसी बयानात के अंदर मिलती हैं। हम अमल नहीं कर रहे बपी साहब, अमल करने की जरूरत है उनको। सर एक अर्ज करता हूँ जी, मैं कहता हूँ अमल तो कर रहे थे। यहाँ पे जिस किसी ने, कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरा लीडर इमरान खान है, उसने स्टैंड लिया कि मैं वन पैच पॉलिसी नहीं और मैं जमहूरियत पे चलना चाहता हूँ और आइन और कानून पे चलना चाहता हूँ। 3 साल से जेल में चला गया, शायद नवाज शरीफ साहब ने भी भुगता होगा, शायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी भुगता होगा, शहीद ने। सो सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और अपने अपने हिस्से की सज़ा भुगती। जिस किसी ने इस मुल्क में स्टैंड लेने की कोशिश की उसको सज़ा दी गई और निज़ाम ने सज़ा दे के सबक भी सिखाया कि इंसान बनो, ऐसे चल के करो। अल्लाह करे कि कोई और भी हिम्मत करे जैसे इन सब ने किया, जैसे मेरे लीडर इमरान खान ने किया। मैं तारिक फजल चौधरी साहब वाली बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मामले करप्शन होती है, होती होगी, पाकिस्तान में नॉन करप्शन है। एक डेवलपमेंट फंड जो आता है ना सड़कों नालियाँ बनाने के लिए, पूरे पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि पंजाब में 10% करप्शन हर डेवलपमेंट फंड पे, एक वो ठेकेदार से लेके DC पटवारी लेके सियासतदान तक वो हिस्सा खाता है। KP और सिंध में 15% होगा, बलूचिस्तान में 20% होगा, यानी कि 500 अरब का डेवलपमेंट फंड आता है, उस पर कम से कम 100 अरब की करप्शन पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में वो बिलों में ऊपर नीचे कर दी जाती है। ये नॉन करप्शन हम कंट्रोल नहीं कर पाए। सो जिस मुल्क के हालात ये हो कि उसकी 10-100 अरब उसके फिजल आउट हो रहा हो, वहां पे आप गुर्बत का क्या करेंगे? एंड अल्टीमेटली फिर बताऊं, ये जो हार्ट बर्निंग 4 यूनिट्स में पैदा हो गई है ना, इसको फॉर गॉड से दिस हैज टू स्टॉप। मैं कभी कभी ये दिल सोच की परेशानी होती है, क्या अल्लाह ना करे कभी मेरे नक्शे में कोई ऊपर नीचे होता है तो मैं उसको देखूंगा कैसे? आज से 20 साल पहले कि उसने मुझे कहा था कि जी एक नक्शा ऐसा भी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आया, मैं उसको देख कर डरता था। बपी साहब, अगर ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर है, सिर्फ इनको हम पढ़ा लें, पूरी कौम को पढ़ा लें और कुछ ना करें, तो क्या हम बेहतरी की जानिब बढ़ने का सफर शुरू नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ यकीन करें सर, तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पूरी कौम की तकदीर बदल सकते हैं। एंड आज इस वक्त हालात ही हैं, मैं फिर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ नहीं जा रहा, आज हालात ये हैं कि जो सरकारी स्कूल का निज़ाम है ख़त्म हो चुका है, सिर्फ प्राइवेट स्कूल हैं और उनकी फ़ीसें इतनी हैं कि बच्चे आज किसी जगह रियलाइजेशन कर लेते हैं, एक एजेंडा इस साल रख लेते हैं कि इस साल में 2026 14 अगस्त को फैसला करते हैं हम 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल लेके आ जाएंगे, बाकी सारा छोड़ देते हैं। मैं आखिरी बात ये कह देता हूँ सर, जिस दिन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की डेवलपमेंट वही होगी जो खुशदार, लोरा और तुरबत की होगी, जो बाजौड़, मोहम्मद और वजीरिस्तान की हो जाएगी, उस दिन पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आपको यह सोचना है कि ऑन बपी, तारिक फजल चौधरी, नदीम मलिक, हम तमाम वो लोग हैं, हमारे वो ही मामलात होने चाहिए जो एक बच्चा, जो एक फैमिली, जो बाजौड़ इतने दूर दूर लोग रहते हैं, उनके भी उतने राइट्स हैं जितने आपके और मेरे हैं। ये मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। तरक्की सिर्फ मेरे घर में होना जो है ना वो खतरनाक है। तरक्की आपको पूरे के पूरे मुल्क में एक जैसी करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी अगर इस मुल्क ने आगे मूव
करना है, वरना आप जितना दिल करें इन शहरों में तरक्की करा लें, अगर ये जो पिछले लेस डेवलप्ड एरियाज अगर पीछे रह गए, पाकिस्तान शायद आगे नहीं जा सर सकता। ये हमारे जो बानिया पाकिस्तान थे, उन्होंने 25 करोड़ लोगों को, जितने भी करोड़ थे उस वक्त, उन सारों को बराबर का शहरी कहा इसलिए था कि बराबर की अपॉर्चुनिटी उनको दें। आप उनकी बातें पढ़ें तो सही, उस पर अमल तो करें, यही तो कह रहा हूँ। आप हर चौराहे के अंदर दो दो उनकी लाइनें लिखें, पार्लियामान के अंदर भी लिख के उनके बयानात लगाएं और वो याद करें, उस पर रोज़ाना तकरीर के अंदर उनके 2 जुमले ज़रूर कोट किया करें, सही होना शुरू हो जाएंगे हम।